ओके, तो मैं कह रहा था ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपकी एक कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि हम क्विक रिवीजन मारेंगे और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा, जिससे कि जो भी इसमें नया लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन भी अपने पास रखिएगा, सभी के पास है? यस सब लोग सर। कॉपी पेन अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, अब आंसर तो मुझे उम्मीद है सभी लोगों को पता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। ठीक है, तो जो उद्देशिका होता है वो एक संविधान के लिए उसका क्या महत्व है, तो ऑब्वियसली इस पे हम फटाफट चर्चा करेंगे। मुझे पता है आपको आंसर इसका पता है, डी फॉर डॉग। तो अब इसमें थोड़ा डेटा मैं आपको दे रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। एक केस याद रखेंगे, एक सेकेंड, एक क्या केस याद रखेंगे, 2024 का केस है ये, काफी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम है बलराम सिंह, बलराम सिंह केस है ये। ठीक है, बलराम केस सिंह है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो पेटिशन थी, पहले हमें याचिका समझनी पड़ेगी। ठीक है, पेटिशन यानी कि शिकायत क्या है। पेटिशन ये थी कि जो तीन शब्द, ठीक है, 3 वर्ड्स, तीन शब्द 42nd अमेंडमेंट से डाले गए थे, कौन कौन से बताइए? सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। हाँ, तो 42nd अमेंडमेंट आप सभी जानते हैं 1976 में हुआ था। तो इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे। याद करने के लिए तरीका, हम बहन को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सिस। एस से क्या है आपका? सेक्युलर। आई से क्या है आपका? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी। और फिर एस से है आपका क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। तो ये जो पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है, और जो आपका समाजवाद है, ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन, जो कि हुआ था 1976 से। अब ये जो 2024 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था, जो आपका ये सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द है, ये जब डाला गया था ये अनैतिक था, क्योंकि अननेसेसरी इमरजेंसी लगाई गई थी। अननेसेसरी क्या लगाई गई थी? इमरजेंसी। ये तो बाद में भी इवन उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था कि ये इमरजेंसी जो लगाई गई थी ये एक ठीक नहीं था। ठीक है, तो इमरजेंसी की डेट आप अच्छी तरह जानते हैं, कब से कब तक थी बताइए? इमरजेंसी कब से कब तक थी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, इमरजेंसी की डेट बताइए कब से कब तक थी? सर 25 जून हम्म 1975 टू हम्म 21 मार्च 1977। हाँ, तो ये हमारा इमरजेंसी था, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 42वां संशोधन इसी के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहां पर जो ये याचिका यानी कि जो पेटिशन डाली गई थी, उसमें कहा गया था कि ये जो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जो हमारे उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में जोड़े गए हैं, ये गलत है, ये गलत है। ये याचिका आई थी, ये पेटिशन आई थी किस केस में? बलराम सिंह। क्या मैं समझा पाया ये बात? पेटिशन समझ में आ गया आपको? सभी लोग को समझ में आ गई पेटिशन? हाँ जी सर। अब एग्जाम के लिए आपके क्या केस होते हैं, जब भी ऐसे संवैधानिक केस आते हैं, 2024 का कल बलराम सिंह केस आया है, तो मैच द फॉलोइंग में आप, प्रियम्बल होगा तो सीधे प्रियम्बल को देख लेना, या मैच द फॉलोइंग में वो आ जाएगा आपका सेक्युलर और सोशलिस्ट। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आप इजीली से अटेम्प्ट कर पाएंगे बलराम सिंह केस क्या है। अब हम देखेंगे, ये तो पेटिशन थी, अब इसमें देखेंगे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है, आइए जरा उसको समझते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखो भैया, सबसे पहले तो याद रखना है कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसका एक इतिहास है। इतिहास कैसे है, अगर आपको याद हो? ठीक है, जैसे पुराने केस, जैसे संकरिया प्रसाद केस है, इस तरह के केसों में साफ कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन बेरुबरी केस में भी क्या कहा गया? नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज्यादा हम हाईलाइट बेरुबरी केस को ही करते हैं, क्योंकि अपने में ही हिस्टोरिक केस है। तो ये कब आया था? 1960। तो इसमें साफ कहा गया था कि भैया जो हमारा प्रियम्बल है, पी पी यहां पर में प्रियम्बल है, प्रियम्बल
is not the part of the Constitution. यहां तक सबको सही है। फिर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी याद दिलाती है कि देखिए फिर इसके आफ्टर 13 इयर्स Hmm. यानी कि 1973 में कौन सा केस, Yes, भारती केस. तो मैं भारतीय केस लिख रहा हूं, इसमें साफ कह दिया गया कि जो हमारी प्रियम्बल है वो बिल्कुल एक पार्ट है किसका, Constitution. यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो। और हमारा यहां से कीवर्ड क्या निकला, बेरोबरी के हिसाब से पूछा जा सकता है कब का है, और केशवानंद भारती केस हमेशा पूछा जा सकता है, और केशवानंद भारती केस के आपने 13 के 13 जजेस याद रखने हैं। फिर आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। तो इवेंचुअली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किसका पार्ट है, Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर जो शब्द चैलेंज किए गए थे, सबसे पहला चैलेंज किया गया था सोशलिस्ट और सेक्युलर, राइट राइट। तो यहां पर सबसे पहले हमारी जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है वो इस शब्द को उठाएगी, सेक्युलर को, और सुप्रीम कोर्ट कहेगी सेक्युलर हमारे देश में दो एंगल से देखा जाता है, टू एंगल्स हैं इसके, और वो दो एंगल्स कौन कौन से हैं, एक एंगल है स्टेट लेवल का, स्टेट एंगल से देखा जाता है, और एक देखा जाता है किस एंगल से, इंडिविजुअल। स्टेट एंगल से आपको पता ही है, स्टेट एंगल से नो रिलीजन, और इंडिविजुअल लेवल से फ्री टू फॉलो एनी Religion. क्लियर है सबको यहां तक। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और हमें यह भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, आपको पता है हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मानते हैं इस बात से, Yes, sir. नॉट एब्सोल्यूट। तो अगर फ्री टू फॉलो इलेक्शन, माफ करना, रिलीजन जो है आर्टिकल 2 और 26 को हम उठा लेते हैं, इन दोनों को हम उठाते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर दे आर नॉट एब्सोल्यूट तो यहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस है Yes, sir. है ना, स्टेट इंटरफेयर करता है। इसीलिए आजकल आपको ऐसे ऐसे कानून दिखाई देते हैं राज्य स्तर पे, जहां पर जो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं उसमें अगर महिला ये बयान दे दे कि भैया इन्होंने जबरदस्ती झूठ बोलकर अपना धर्म छुपाकर मुझसे शादी करी थी, तो आपको पता है कि उस व्यक्ति को दंड मिलता है, यस और नो। यानी कि आप फोर्सफुली किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, एम आई राइट और रॉन्ग। Right. तो कहने का ये मतलब है कि स्टेट इंटरफेयर करता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए जब स्टेट इंटरफेयर करता है तो हम इसलिए क्या कह देते हैं कि सेक्युलर हमारा क्या है, पंथ पंथ निरपेक्ष. निरपेक्ष, ठीक, यस और नो, पंथ निरपेक्ष। तो 1976 से हमने इसको सेक्युलर को क्या बनाया, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से, ये डिफाइन किया जब हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने ये कहा कि ये सेक्युलर शब्द जो जोड़ा गया है और इसको कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष की परिभाषा में रखा गया है, तो ये कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी संविधान को नहीं छेड़ा है, कोई भी संविधान के नियमों को नहीं छोड़ा है। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट करना। मैंने बोला कि यहां पर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये सेक्युलरिज्म है हमारे वहां, जो 1976 से जोड़ा गया और जिसको ये परिभाषित किया गया, ये एक पंथ निरपेक्ष है। क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी बात, 1950 से 1976 जो है, इन 26 सालों में ज्यादातर हमने अपने सेक्युलर को क्या समझा था, धर्म निरपेक्ष. परंतु इसको जब परिभाषित किया अच्छी तरह 1976 में, इसको क्या बनाया, पंथ निरपेक्ष। क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है शासन किसी भी एंगल से धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर क्या आपको भारत में ऐसा दिखता है? No, sir. अगर ऐसा होता तो बाबरी मस्जिद जो है उसमें राज्य सरकारें कैसे इंटरफेयर कर रही थी, हाई कोर्ट्स कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हमारे वहां धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारे वहां क्या है, पंथ। पंथ निरपेक्ष. पंथ निरपेक्ष। क्या पूनम जी समझ में आया? जी सर। अब मैं जो लाइन बताने जा रहा हूं उसको भी नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये आपके मेंस में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम, हाँ जी हाँ जी, सर मतलब पंथ निरपेक्ष है तभी तो, अगर मैं ये कहूँ कि गुरुद्वारा एक्ट हो गया, ये बोधि टेम्पल एक्ट हो गया, ये इसी कारण बना है ना। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब देखिए जो बात मैं अभी बता रहा हूं आपको,
यार आप में से किसी ने ज्वाइन किया है गेस, एक सेकेंड ना। अश्विन मैम वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे। अश्विन मैम आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कुछ छूटा है आपका, ठीक है, तो अब सुनते रहेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उसको भी आपने याद कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे जो इंटरप्रिटेशन दिया इसमें, उसमें उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमारे हिस्ट्री में कुछ केसेस हैं, हिस्ट्री में कुछ केसेस हैं। अब हिस्ट्री से मेरा तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्रियां, और कौन सा सुप्रीम कोर्ट, आजादी के बाद वाला। आजादी के बाद से मेरा मतलब है सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, कौन बताएगा? 28 जनवरी 1950। गुड, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं हिस्ट्री में भी हमारे पास इतने केसेस हैं जिसमें ये साफ बता रखा है कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सबसे पहले तो केशवानंद भारती केस में ये बात बोली गई थी। केशवानंद भारती केस 1973 में ये बात बोली गई थी कि जो सेक्युलरिज्म है वो हमारा क्या है, बेस पार्ट ऑफ अ। बेसिक स्ट्रक्चर। और एक और केस है, वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट एसआर बोमाई केस, सुना होगा आप लोगों ने। कब का केस है बताइए? 1997। 1993 का, नहीं 94। तो इन दोनों केसों में ये बात साफ की गई है, ठीक है, एक बार 1973 में और एक बार 1994 में, कि भैया जो हमारा सेक्युलर है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या मैं समझा पाया? सेक्युलर क्या है हमारा? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दो केसेस कौन से इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती केस जब बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआती हुई थी, और एक है एसआर बोमाई केस जिसमें भी ये बात तय की गई सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष किसका भाग है, मूल ढांचे का। क्या मैं समझा पाया? सर मतलब ये पहले से था पर रिटर्न इन केसेस की वजह से हुआ। हाँ, क्योंकि अभी आपने कुछ छोड़ दिया अश्विन मैम, ठीक है, मे भी शायद आपको थोड़ा थोड़ा। बस ये बात याद रखिएगा, जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब दो केस या दो से ज्यादा केसों में एक ही बात करता है, एक ही बात करता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, लॉजिक समझिए। 1973 के जो जजेस हैं और 1994 के जजेस क्या अलग अलग होंगे या एक ही होंगे? ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। तो जब दो दो जजेस और जिनके बीच इतना ज्यादा डिफरेंस है, जब वो एक ही बात करते हैं तो उसको ज्यादा सटीक माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है। इसीलिए यहां पर हम दो केसेस दिखा देते हैं कि सेक्युलर को पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बता रखा है। आपने दो केसेस मेंशन कर देने हैं, केशवानंद भारती केस और कौन सा, बोमाई। तो उन्होंने कहा जब वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, तो उसमें अगर वो लोग उस शब्द को जोड़ रहे हैं प्रेम्बल में, तो वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। क्या मैं समझा पाया ये बात? यस और नो? यस सर। अब दूसरा शब्द कौन सा है? अब सोशलिस्ट जो है, यानी कि सोशलिज्म को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सोशलिज्म विचारधारा में चलने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सोशलिस्ट। और कोई देश जो है वो अगर सोशलिज्म विचारधारा में चलेगा तो वो कैसा देश कहलाएगा? सोशलिस्ट। तो इसीलिए इसलिए ये बताया मैंने कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए यहां पर मैं विचारधारा लिख रहा हूं, ठीक है, सोशलिज्म। अब देखिए सोशलिज्म को यह समझना पड़ेगा कि सोशलिज्म विचारधारा को जन्म देने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। पर भारत ने जो सोशलिज्म लिया है वो कार्ल मार्क्स का नहीं लिया है, क्योंकि सोशलिज्म के अनेकों रूप बने हैं, डिफरेंट फॉर्म में ही आया है। तो भारत में ज्यादातर सोशलिज्म को अगर मैं इकोनॉमिक लेवल पे देखूं तो उसको हम कहते हैं, हमने किस आधार पे लिया है? मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। और यहां पर मिक्स इकोनॉमी को पीपीपी पार्टनरशिप कह सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये सोच किसकी थी? नेहरू जी की, ठीक है। तो नेहरू जी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेहरू सोशलिज्म। और अगर मैं इसको पॉलिटिकल एंगल में देखूं तो यहां पर आपको पता है, हम देखते हैं कि हम डेमोक्रेसी को किस हद तक चाहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे। कहां चाहते हैं? ये आपको क्या दिखता है आर्टिकल? जन्म किसने लिया? पंचायत। एंड म्यूनिसिपैलिटी
पैलेटिव। तो इसे हम कहते हैं गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा नेहरू सोशलिज्म में क्या है और गांधीयन सोशलिज्म में क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग समाजवाद के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं क्योंकि आर्टिकल 40 मैंने आपको दिखा दिया यहां पर। ठीक है, और सोशलिज्म जो है वो समानता की बात भी करता है ना, वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। हमारा स्टेट कैसा है, डिक्टेटर है या वेलफेयर है? तो आपको, अगर मैं आपके पार्ट 4 की बात करूं, पार्ट 4 क्या है आपका? तो डीपीएसपी हमारे स्टेट को क्या बनाता है? वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए यह बात भी तय की गई कि जो सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है वो भी गलत नहीं है क्योंकि वी आर सोशलिस्ट, वी आर सोशलिस्ट, तो वो गलत नहीं है। तो ये किसी भी तरह की तानाशाही नहीं थी कि जो शब्द जोड़े गए हैं, हालांकि 3 शब्द जोड़े गए थे, पर हमारी जो याचिका थी वो सिर्फ 2 ही शब्द के अगेंस्ट थी। कौन कौन से? सोशलिज्म और, ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो दोनों ही मैंने आपको समझा दिया है, और खासकर वो याद रखना जिसमें मैंने आपको खासकर जो सेक्युलर वाली बातें बताई थी, जिसमें मैंने आपको 2 केस बताए हैं, केशवरन भारती केस और दूसरा कौन सा था? और ये 2024 का ही केस है। केस का नाम क्या है? बलराम सिंह। ठीक है, चलिए, सबको क्लियर है? क्योंकि लेटेस्ट केस ही आपसे पूछते हैं, ज्यादा उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला आंसर आपको आ गया। हाँ जी, हाँ जी। सर जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम क्यों नहीं ऐड किया था सोशलिज्म को? क्योंकि उस समय क्या था ना, कार्ल मार्क्स का प्रचलित था वो। अगर वो सोशलिज्म एक समाजवाद शब्द डाल देते तो क्या होता है, जो भी हमारे संविधान को पढ़ता है, क्योंकि देखो कोई संविधान को पूरा नहीं पढ़ता है, इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग उद्देशिका को पढ़ते हैं। जब आप बुक खरीदती है तो बुक का इंडेक्स पढ़ती है ना पहले, और उस हिसाब से आप बुक्स लेती है। तो उस समय जो प्रचलित था समाजवाद वो किसका था? कार्ल मार्क्स। तो जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, दिखा नहीं हमने इंडेक्स में, बकायदा उसको अंदर अच्छी तरह स्पेसिफाई किया। क्या मैं समझा पाया? ठीक है सर। जी सर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका आंसर क्या है? राजेंद्र। आइए जरा इसमें एग्जाम रिलेवेंट कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, और मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ कर रहा हूं कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम तो इतिहास में दर्ज है अभी तक, क्योंकि 12 सालों तक जो राष्ट्रपति बना है वो कौन बना है ना, 12 सालों तक ये राष्ट्रपति बने, यानी कि 1950 से 1962 तक। 1950 से 1962 कितने साल हो गए? 12 साल। ठीक है, और हम अच्छी तरह जानते हैं, ये तो मैंने ऐसे भी, आप लोग भी याद कर सकते हैं, आईएनसी कब बनी थी? 1885 में सर। ठीक है, और आईएनसी में एक साल लेस कर दूंगा तो क्या आएगा? 84। तो इनका जन्म कब हुआ था? 84 में। ठीक है, 1884 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा कि जैसे एक है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सुना ही होगा आपने। चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हैं 1917 का है। ठीक है, तो वहां पर ये गांधी जी के काफी टच में आए, और ये गांधी जी और ये मिलके इन्होंने काम किया। तो आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी को अगर इन्होंने समझा तो पहली बार कब समझा? चंपारण सत्याग्रह पे। अब मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है आपसे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। ये जिसको नहीं पता लिखते रहेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कि भैया गांधी जी आप आइए जरा यहाँ की समस्या सॉल्व करिए। ठीक है, क्लियर है सबको? और आगे हमारे राजेंद्र पहले प्रेसिडेंट हैं, इनको भारत रत्न कब मिला? ये बहुत पूछा जाता है, कब मिला? हिंट दूं, याद करने का तरीका बताऊं क्या है? हम लोगों ने चाइना से मात खाई और एक एलएसी खिंच गया। 1964। चाइना से लड़ाई कब हुई थी? इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था? 1962। तो भारत रत्न देखो, आंखों में बस आंखें बंद करके मैं ऐसी तो याद करता हूं,
बस ये समझ लो वहां इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही है और यहां किसको भारत रत्न मिल रहा है, ठीक है। और इनकी कुछ बुक्स हैं, वो बुक तो इनकी काफी है, 3 बुक हमेशा याद रखना। एक तो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम पता है क्या है, बड़ा टफ है याद करना, बताऊं क्या है, आत्मकथा। बहुत टफ है हाँ, याद करना, आत्मकथा। तो क्वेश्चन है आत्मकथा किसने लिखी है, क्या टिक करके आएंगे। और इन्होंने गांधी जी की बहुत तारीफ करी है, इसीलिए गांधी जी बड़े फेमस हुए थे। सत्याग्रह एट चंपारण किताब किसने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और एक किताब इनकी बहुत पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड, ये तो मैंने पढ़ी भी है, एक बार आप पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा आपको। ये किताब तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, खासकर जब आपके पास समय हो इस किताब को परचेस करना और पढ़ना, इसका इंडिया डिवाइडेड। तो ये 3 किताबें तो आपने याद रखनी अच्छी तरह। तो ये कुछ था राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। अब मैं अचानक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न कब मिला, निमोनिक क्या है हमारे पास, 1962 चाइना वॉर। निमोनिक 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 क्या है, मुझे 1962 नहीं चाहिए, वो तो भूल जाओगे, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर। बस आंखें बंद करिए, वहां वॉर चल रही है, आ जाइए। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, द 11th स्केड्यूल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, ठीक है। अब ये इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के बीच होता है, ठीक है। चलिए आइए इसको भी देखते हैं। चलिए अब उसमें आंसर है ही आपके पास, नो डाउट आपके पास आंसर है कि 11th स्केड्यूल जो है वो आप जानते हैं वो किससे डील करता है, पंचायत। पंचायत से डील करता है, राइट, पंचायत से डील करता है। और हमने ये भी देखा है ये लागू कब हुआ है, 24 अप्रैल एब्सोल्युटली 24 अप्रैल। 1993। और इसी बात में मुझे बताओ म्यूनिसिपैलिटी कब हुआ है, 1 जून 1 जून 1990, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिखते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ये एक्सपेंशन नहीं है, जितना मेरा माइंड कहता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, फटाफट लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आइए जरा, ऐसा ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं 11th स्केड्यूल जो है, खासकर ये 11th स्केड्यूल के कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से, जैसे वो ए बी सी डी दे देंगे और पूछेंगे ये सब्जेक्ट दे देंगे आपको, जैसे फिशरी दे देंगे, है ना। वो पूछेंगे ये हमारे स्केड्यूल 11 में है या नहीं है। अब आपके मन में आएगा तो सर इसका मतलब मुझे 29 के 29 याद करना है, क्योंकि हमारे 11th स्केड्यूल में कितने हैं सब्जेक्ट। 29। तो इसके लिए ना मेरी एक स्मार्ट टेक्निक है, मैं ये कहता हूं इसको 29 याद नहीं करना है, आपने याद कितने करना है, 10, 10 याद करना है, ठीक है। अब वो 10 के लिए पहले मैं निमोनिक दे रहा हूं आपको, आप लोग बना लीजिएगा अगर पसंद आए तो। देखो क्योंकि आपको मेरा नाम हमेशा याद रहेगा, करुण, ठीक है, के से करुण, और मेरे हाथ में टैटू किस नाम से है, ठीक है। और एफ, एफ ये शब्द जो है वो कुछ भी बना लेना, मैंने भी कुछ बना रखा है। तो ये है कि ये आपने याद रखना है बस, के एस एफ, ठीक है, करुण, एस टैटू, और फ्रेंड, फ्रेंड बना लेना इसको, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी आपने कैसे याद रखना है, MASS, मास मॉल, ठीक है, मास मॉल, ठीक है। ये आपने निमोनिक याद कर लेना है। अब मैं फटाफट बताता हूं, ठीक है। के से है खादी, के से क्या है, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, लिख लिया। एस से बहुत आसान है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एफ से आप जानते ही हैं, फिशरीज, ठीक है। एम से है आपका माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, जैसे नाली वाली बनानी होती है ना, नालियां समझते हैं आप लोग, नाली छोटा वर्जन होता है रिवर का। अब ए जो है, ए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए है आपका एग्रीकल्चर, यानी कि स्टेट ने, ज्यादातर स्टेट क्या करता है अपना एग्रीकल्चर किसको दे देता है, लोकल लेवल पे, क्योंकि गांव में किसकी है, खेती की। अब एस है आपका, इसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। अब इस तरह के मुद्दों से आपके वो भी आ जाते हैं मेंस के, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री बताइए। अब कौन बताएगा मुझे व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है बताइए, किसी को आइडिया, देखो मेरी आवाज आ रही है गाइस, एक बार बता दीजिए।
सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है, जैसे टेक एन एग्जाम्पल, जैसे आप लोग टेक एन एग्जाम्पल, हिमाचल की कोई छोटा सा एरिया बताइए जहां पर खेत वेत हैं काफी। ऊना, Yes, sir. ऊना ले लेते हैं चलो। तो ऊना में खेती है ना। और ऊना में खेती किस तरह से की जाए, वहां ऊना के लोग ही तो बेहतर जानते होंगे, जो लोग जहां रहते हैं उनको ज्यादा नॉलेज रहती है ना, कि वहां की खेती कैसे की जा सकती है। तो इस समय क्या होता है कि खेती में जितने भी मैनेजमेंट के काम है, जितने भी मैनेजमेंट के काम है उसमें किसको शामिल कर लिया जाता है, लोकल लोगों को। वहीं के, वहीं की जो कम्युनिटी है, वहां के जो लोग हैं, उनको शामिल कर लिया जाता है खेती के सारे मैनेजमेंट में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोशल Forestry. फॉरेस्ट्री। क्या मैं समझा पाया व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? Yes, sir. यानी कि ऊना की खेती में ऊना के लोगों को शामिल कर देना सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए, सबका हो गया यहां तक क्लियर? और ये वाला एम क्या है, ये वाला एम हम देखेंगे। अब पहला एम हमने देखा था माइनर इरिगेशन में, हमने देखा था। और ये है, ये वाला एम है आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे आप लोगों को इसका आइडिया हो, जैसे चीड़ का पेड़ होता है ना, चीड़ पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री में ना लीसा निकलता है, हमारे वहां उसको लीसा कहते हैं। जैसे उससे क्या आग के लिए काफी फायदेमंद होता है वो। ठीक है, तो इस तरह का जो एक बाई प्रोडक्ट निकलते हैं आपके फॉरेस्ट से, जो माइनर लेवल पे आते हैं, तो उस पे किसका अधिकार होता है, टीयर 3 गवर्नमेंट का, डेट इज पंचायत। क्या मैं समझा पाया? ये सुन लो। और ये जो एल है, ठीक है, एल जो है आपका, ये लैंड इंप्रूवमेंट है। क्या है ये? लैंड इंप्रूवमेंट। और एक ए जो है, ये थोड़ा मैं भूल रहा हूं, ठीक है, अभी मुझे याद आएगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा, अभी मैं थोड़ा मेरे माइंड से स्किप कर गया है ये वाला। बाकी सबको समझ में आ गया? तो कैसे याद रखेंगे, केएसएफ मास मॉल। कोई क्वेश्चन किसी का? सर आपने ये सेकंड वाले इसका क्या बताया ये मास में? ये है एक ऐसा सोशल फॉरेस्ट्री। अच्छा, ये एस भी छोड़ दिया मैंने। हाँ जी सर. इसको लिख देना सेफ ड्रिंकिंग, सेफ ड्रिंकिंग, स्वच्छ पानी। किसकी जिम्मेदारी है? पंचायत की। आप अपने ग्राम प्रधान से शिकायत नहीं करते हैं जब आपको स्वच्छ पानी नहीं मिलता है? ये सुनो। हाँ जी सर. चलिए, अब थोड़ा मेरा ए माइंड से निकल रहा है, मुझे माफ करिएगा, बट बाकी मैंने आपको 9 बता दिए हैं। तो एक बार हम देखेंगे निमोनिक क्या है, केएसएफ मास मॉल। सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिए यस और नो। यस सर। ठीक है। अब आप देखोगे सर 29 सब्जेक्ट्स में आपने यही क्यों रखे हैं? देखो मैं सही बताऊं, 29 सब्जेक्ट्स तो दिए हैं नो डाउट, पर 29 सब्जेक्ट्स में से ये जो 10 सब्जेक्ट मैंने दिखाए ना आपको, यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है कौन? हाँ सर. पंचायत। और मोस्टली देखना आप, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो आप अब देखो 29 या तो याद कर लो, पर वो मूर्खता होती है, वो याद भी नहीं रहेंगे नो डाउट। कर सकते हो तो अच्छी बात है नो डाउट, पर ये 10 वाला ये जो मैंने बता रखा है, इसको हमेशा याद रखना, केएसएफ मास मॉल, केएसएफ मास मॉल। मैं गारंटी दे रहा हूं 90% आपका क्वेश्चन सही निकल आएगा। डन? यस सर। क्योंकि अब वो जमाना मुझे नहीं लगता आपसे पूछेंगे कि भैया, है ना, कि भैया 11 शेड्यूल में क्या है वगैरह वगैरह। आता है तो अच्छी बात है, आता है तो आप समझ लीजिए सभी सही करके आएंगे तो मेरिट में तो नाम आएगा नहीं, राइट? जहां सभी लोग सही करके आते हैं तो मेरिट में तो नाम आने का मतलब ही नहीं है। चलो, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन हो गए, राइट? चौथा देखें क्या? चौथे का आंसर तो बहुत आसान है, बताइए क्या है इसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अंबेडकर साहब ना, उन्होंने कहा था कि अब बताओ ये जो है, इसको तो हम ऐसी वर्बली बात करेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि उन्होंने बोला था हम्म। आगे जाके दो आइडियोलॉजीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगी. एक पॉलिटिकल जहाँ पे ये है कि हमने वन मैन को वन वैल्यू दे दी है, राइट टू ठीक है, वोट देकर. ठीक है। लेकिन अगर हम सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करें हम्म। तो अभी भी वो ये प्रिंसिपल को डिनाई करती है. हम्म। जैसे अगर हम एक सोसाइटी के बेस पे देखें तो आपने एग्जांपल दिया था कि हम्म। अगर कोई एससी वर्ग या एसटी वर्ग का अधिकारी बन जाता है हम्म। लेकिन उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो फर्स्ट और सेकंड जो श्रेणी है उसके अधिकारी को मिलेगी. गुड। तो
वेरी इसी चीज के लिए उन्होंने बोला था कि ये दोनों आइडियोलॉजीज जो है ये अभी भी विरोधाभास करेगी, जिसके लिए हमें अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरे को वो अच्छा लगा, विरोधाभास। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्ट कर दूं, स्टार्टिंग में आपने बोला दो आइडियोलॉजीज क्लैश करेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा था। ये था कि जैसे उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लेवल में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी के पास कितना वैल्यू है वोट का, वहां पर तो समानता है। पर अगर आप समाज में देखोगे, जहां पर हम आर्थिक बात करें या खासकर सोशल लेवल पे सोचें, जहां पर आप बिल्कुल सही कह रही थी, जो वर्ण प्रथा है ना, तो वहां पर कभी भी, क्योंकि जो जातिवाद है वो मानसिकता पे आधारित होता है, और मानसिकता में कोई चीज होती है तो उसको कानून भी खत्म नहीं कर पाता है। यस और नो? आज भी, तभी देखिए आजादी को या संविधान लागू हुए कितने साल हो चुके हैं, मोर देन 70 ईयर। यस और नो? और मुझे आज बता दीजिए, क्या आपको लगता है समाज में जातिवाद खत्म हो गया है ना? तो व्हाट आई मीन टू से, बी आर अम्बेडकर ने यही बोला कि समाज में फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा और खूब ज्यादा हम क्या होने वाले हैं, जैसे जो अक्षिता जी ने बताया, विरोधाभास। बिल्कुल, ये विरोधाभास की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहेगी। And अक्षिता जी, गुड कि अब हिंदी शब्द कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। गुड, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आई ये बात? अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और देखो, इसमें तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, बी आर अम्बेडकर नहीं, हाँ सॉरी, बी आर अम्बेडकर ने बोला था इसको एक आखिरी रामबाण की तरह इस्तेमाल करना होगा। ये उम्मीद करता हूं मैं मेरी देश की जनता से कि प्रेसिडेंट रूल को किसकी तरह इस्तेमाल करना है, आखिरी रामबाण। परंतु आपने देखा, ये तो आपकी लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है। अगर आप पढ़ेंगे ना, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरा बता रखा है कि किस तरह से जो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं 1978 में उनकी सरकार आई थी? तो आप पढ़ेंगे, देखना, अपने लक्ष्मीकांत में साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने, आई गेस, 9 राज्य लिखा है शायद, 9 राज्य पे उन्होंने क्या लगाई थी। ठीक है, तो ये आप अपने मेंस में भी डाल सकते हैं कि कभी आपने डालना है ना कि किस तरह से मिसयूज किया जाता है 356 का, और किस तरह से बी आर अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया था कि इसमें दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इसको आखिरी विकल्प की तरह इस्तेमाल करना है। तो वहां पर आप वाली स्टेटमेंट डाल सकते हैं अपनी लक्ष्मीकांत का कि मोरारजी देसाई सरकार ने कितने राज्यों में इसका इस्तेमाल किया एक साथ, 9 राज्य। तो इस पे तो ज्यादा चर्चा करके कुछ फायदा है नहीं है, वैसे भी हम फटाफट पढ़ते रहेंगे। 6 देखो, ये तो आसान है, सिस अभी बताया था ना, सिस्टर। ठीक है, और इस पे ऑलरेडी मैंने तो आपको केस भी दे दिया है अभी ये, क्योंकि 2024 में ही 2 शब्द के लिए याचिका आई थी। कौन कौन से शब्द थे 2? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। केस का नाम? बलराम सिंह। गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। ये भी आसान है, बीएन राव। एब्सोल्यूट। और याद रखिएगा, जैसे मैंने हमेशा कहा, बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर कभी आपसे कभी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि ड्राफ्टिंग किसने करी है, तो हमारे मन में आता है कि ड्राफ्टिंग तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने करी है। नहीं भैया, याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फर्स्ट 9 दिसंबर 1946। तो फिर 9 दिसंबर 1946 से 29 अगस्त 1947 देखो, तो इतने समय पे ड्राफ्टिंग किसने करी? इतनी समय पे ड्राफ्टिंग किसने करी? बीएन राव ने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और बी एन राव के बारे में एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, मेरा स्टेटमेंट ये जस्टिफाइड है कि पहली ड्राफ्टिंग करने वाले थे बी एन राव, है ना? अब बी एन राव इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखना, यूएन का जो एक सिक्योरिटी काउंसिल ब्रांच है, कौन सा? सिक्योरिटी, जिसके लिए भारत हमेशा उम्मीद करता है कि उसको परमानेंट मिल जाए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वालों के पास ही क्या है, और भारत की स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्यता में कौन हमेशा वीटो लगा देता है? चाइना। तो वही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था 50 से 52 तक। याद रखना ये बात, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बी एन राव वॉज दी पर्सन जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को रिप्रेजेंट किया था, फ्रॉम विच ईयर, फ्रॉम 1950 टिल 1952। बस ये डेटा हमेशा याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है यहां तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए हमारे? 7 हो गए ना। आइए अब 8 देखते हैं। 8वां देखते हैं, ये क्या है क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, हाँ, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम, बताइए। No dual system of courts. एब्सोल्युटली, इसका आंसर क्या है? डी फॉर डॉग, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि संघीय ढांचा। अब आपको पता है हमारे भारत में संघीय ढांचा एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि केसे वियरे ने जब रिसर्च करी, केसी वियरे, उसने क्या कहा, हमारा प्योर फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। ये सुनो, अब कैसे, यानी कि हमारे वहां फेडरल भी है और इंटीग्रेटेड भी है। जैसे हमारे वहां एक ही नागरिकता है, मानते हैं ना, और हमारे वहां ऐसा भी नहीं है कि जो राज्यसभा होती है वहां पर सभी राज्यों को एक ही सीटें मिली हुई हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है, उनकी जितनी 13 प्रोविंसेस हैं यूएसए में, उनके वहां जो मान लो राज्यसभा है, वहां पर सभी राज्यों को एक ही क्या मिला है, लेवल। पर हमारे वहां ऐसा है क्या? पॉपुलेशन। अच्छा, यहीं से मेरा क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा और लोकसभा में जब सीट निकाली जाती है तो उसमें कौन से पॉपुलेशन ली जाती है, कौन से सेंसस की? ओके, जैसे आपके, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में आई गेस लोकसभा सीट कितनी है? 5, 4। तो जो ये 4 सीटें निकाली है लोकसभा में, हिमाचल की 4 सीटें, तो ये कौन सी पॉपुलेशन ली है? ये पॉपुलेशन ली है आपकी 1971 की, ठीक है। कौन सी पॉपुलेशन ली है? हाँ, मैं आ रहा हूं ना उसमें। 1971 की ली जाती है, पर जो आपका इंटरनल, जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स निकलती हैं, जो एमएलए निकाले जाते हैं आपके, आपके कितने एमएलए हैं? 68। तो वो एमएलए के लिए क्या है, कौन सी पॉपुलेशन ली गई है? वाली पॉपुलेशन कौन सी है? 2001। तो अभी ये कौन था जिसने मुझसे कहा ये बात, कौन था? कौन था? मैं तो, वो तो मैं भी, मतलब एक नाम बता दो, मैं थोड़ा आवाज भी एक साथ, आप लोग की बहुत आवाज मैच करती है। जसप्रीत नहीं, जसप्रीत नहीं, क्या नाम है? अश्विन मैम, अश्विन मैम, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, हाँ। अभी भी लोकसभा राज्यसभा के लिए कौन, कहां हमारी ब्लॉकेज है? 1970। हमारी 2 चीजें निकलती है ना, एक लोकसभा राज्यसभा में सीट है और एक इंटरनल होता है हमारा। इंटरनल के लिए वी आर यूजिंग इस चीज का, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है, एग्जाम में। और 9th वाला देखिए क्वेश्चन, ये तो कर ही लोगे। यहां पर अगर मैं देखो 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978। मिनर्वा मिल्केज 1980। अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 भैया, प्रियम्बल में। 42nd अमेंडमेंट से। हाँ, और केशवानंद भारती केस। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 4312, यानी कि ए फॉर एप्पल, राइट? ठीक है, चलो इसमें भी गुड। 10वां देखते हैं। 10वां क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द प्रोसीजर? डिस्क्राइब नहीं किया गया प्रोसीजर, क्योंकि आप जानते हैं हमारे संविधान में है ना, प्रोसीजर बता रखा है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं आपके, है ना, आपके कितने तरह के बिल होते हैं? 4 तरह के बिल होते हैं। नॉर्मल, ऑर्डिनरी जो कहते हैं हम जिसे, मनी बिल, फिनेंस बिल, और एक कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। 4 तरह के बिल होते हैं ना, 4 तरह के विधेयक होते हैं ना। एक नॉर्मल होता है, साधारण, धन विधेयक, वित्तीय, और आखिरी संवैधानिक संशोधन विधेयक। तो यहां पर संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में पूछा गया है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि संवैधानिक जो विधेयक है उसमें कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, जानते हैं अच्छी तरह। और हम ये भी जानते हैं कि 24वां संशोधन जो 1971 में गया था, कौन सा 24वां? 24th अमेंडमेंट 1971 में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उसमें वेटो नहीं लगा सकते। ये सुनो, तो ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब आइए देखते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसे आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। ये सुनो, जैसे धन विधेयक को केवल कहां ला सकते हैं हम? लोकसभा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राइट? तो हमने जब इतना रिवाइज कर लिया तो इसका आंसर निकालना कितना आसान हो जाएगा। द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी लेड, ये बिल्कुल सही है, ए वाला सही है, ठीक है। बी वाला सही है।
सी वाला गलत है सर। देखो, ध्यान से सुनो। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपका जो बेसिक फीचर वाली बात है, ये तो संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है केशवानंद भारती केस से। तो बेसिक फीचर की कोई भी प्रक्रिया आपके संविधान में नहीं परिभाषित है, तभी तो बार बार मुद्दा कहां चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। याद करिए वो लड़ाई जो गोलकनाथ केस से शुरू हुई थी, याद आ रहा है? गोलकनाथ केस, फिर 24वां संशोधन, फिर केशवानंद भारती केस, फिर 42वां संशोधन, इस तरह से। याद है आप लोगों को? सर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन विद इन टाइम चेंज होगी और हम उसको आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अगर संविधान में ऑलरेडी अगर वो परिभाषित है तो वो क्यों बताएंगे? तो यहां पर बी आंसर देखो कि बेसिक फीचर तो कहीं परिभाषित ही नहीं है, कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। यहां पर आपसे ये थोड़ा पूछा से, ये कहा गया है कि डिस्क्रिप्शन, यानी कि संविधान में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है हमारे संविधान में, तो बेसिक फीचर कहीं पर भी डिस्क्राइब करा गया है? बता दीजिए। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? देखो, आपका जो लास्ट वाला है वीटो पावर वाला, वो भी परिभाषित है 24वें संशोधन से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, सबको सॉल्व हुआ, सबको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। 24th अमेंडमेंट, 24th कह रही है ना? 24th अमेंडमेंट किया गया 1971 में, जिसमें यह कहा गया कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगा तो राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसको पास करना ही पड़ेगा। यस और नो? और यहीं पर से याद रखेंगे, मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है, अश्विन मैम समझ में आई ये बात? और ये भी याद रखेंगे, क्या मैं कह सकता हूं कि इसी तरह का सिलसिला हमें कुछ मनी बिल में भी दिखता है? अब मनी बिल के केस में ध्यान से सुनना, मनी बिल के केस में प्रैक्टिकली राष्ट्रपति कभी वीटो नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही उनसे इजाजत ले ली जाती है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। प्रैक्टिकली मनी बिल के केस में राष्ट्रपति वीटो नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनसे पहले ही प्रायर अप्रूवल ले ली होती है। परंतु थ्योरेटिकली वो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। और एग्जाम में हम प्रैक्टिकल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं या थ्योरी को? थ्योरी को। मनी बिल में कभी भी सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है। कौन सा नहीं लगता है? मनी बिल में आप क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं? एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। ये थ्योरेटिकली है, पर प्रैक्टिकली क्योंकि उनसे पहले ही परमिशन ले ली जाती है, तो क्या होता है, वो मनी बिल में कभी भी क्या नहीं लगाते हैं, पर वो लगा सकते हैं। बट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कभी भी वो वीटो, किसी भी तरह का वीटो नहीं लगा सकते। ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन मारता है। सबको क्लियर है यहां तक? हाँ, क्या कहा आपने? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? कभी सरकार, एक बात सुनो, जैसे सरकार ने कहा कि हम ये बिल ला रहे हैं और राष्ट्रपति ने कहा ठीक है ले आओ, तो उतने में क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर वो बिल क्या, जो सरकार गिर गई तो उसका बिल कैसे पास करना है? फिर उस समय हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे, अगर ये कंडीशन आती है। अभी तक तो ऐसी कंडीशन आई नहीं है, इसलिए याद रखना, थ्योरेटिकली मनी बिल में आप क्या लगा सकते हैं? अब आ जाओ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। ये मैंने बताया है, बाकी जितने भी ABCD है ना, जो इसमें सी है, फिशरीज मैंने कहां दिखाई थी अभी आपको? पंचायत में। अब पंचायत में कोई भी, जितनी भी पंचायत को सब्जेक्ट्स मिले हैं, देखा जाए तो वो स्टेट से ही मिले हैं ना, क्योंकि सेंटर के पास तो वो ज्यादा मुद्दे दिए गए हैं जिसपे एक भारत की सोवरेनिटी जुड़ी हुई है, एकता जुड़ी हुई है, इसलिए यूनियन के सब्जेक्ट कभी भी पंचायत को दिए जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, तो ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, D फॉर डॉग, ये तीन के तीन आपको कहां दिखते हैं? सेंटर में। कहां दिखते हैं? तो इसमें आंसर क्या आएगा? फिशरीज। और फिशरीज अभी मैंने देखा राज्यों ने किसको दे दिया है? पंचायत।
और 12 देखो द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ये तो 7th शेड्यूल तो आपको पता ही है, क्या मुझे बताना पड़ेगा? यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एब्सोल्युटली, ठीक है। 13 में आ जाओ। ज्यादा ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आपको पता ही है, पार्ट 5 में आता है, ये सुनो। हाँ जी सर। मुझे अब पता चल रहा है कि मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, बताओ, अभी तक मैं लिख ही नहीं रहा था। वाह वाह करुण वाह, मुझे अब पता चला मैं इसमें लिख सकता हूँ, पार्ट 5 में आता है, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं अटॉर्नी जनरल? हाँ जी सर। अभी देखा होगा आपने, अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आई है ना, देखा आप लोगों ने? नहीं, चलो छोड़ो। कैग की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं। और 14वां तो मुझे लग रहा है बहुत आसान है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि क्या पूछा है, डॉक्ट्रिन कब इंट्रोड्यूस हुई? केशवानंद भारती के। और देखो यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, देखो। तो आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा घुमा के आ जाते हैं कभी कभी, वो ध्यान देना होता है, इसीलिए मैंने प्री निकल जाएगा बिल्कुल जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। 15 में आ जाओ, ये भी आसान है, बताओ। 22 जुलाई जनवरी 95। क्योंकि हम जानते हैं आजादी हमें कब मिलने वाली थी, 15 अगस्त को। है ना। और माउंटबेटन ने ये डेट क्यों डिसाइड करी थी? क्योंकि 14 अगस्त को जापान ने क्या किया था, सरेंडर किया था, यस और नो? हाँ जी सर। और 15 अगस्त वाला दिन था, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 वाला दिन था जहां पर वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और शांति स्थापित हो गई है। तो इसीलिए ये डेट चूज की गई, किसके द्वारा? अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अभी नहीं, आप ग्रुप में डालना, रिसर्च करना, असल में माउंटबेटन ने नहीं दिया था, माउंटबेटन ने अपने ऑफिसर्स को बुलाया था। उन ऑफिसर्स का नाम क्या था जिन्होंने कहा था सर ये डेट को हम रख सकते हैं? अभी आंसर नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा रिसर्च करके ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, ये भी हमें, अब 15 अगस्त को हमें आजादी चाहिए, तो एक हमें चाहिए झंडा फहराने के लिए, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी डेट आएगी? 1950 आ नहीं सकता, 1948 आ नहीं सकता, क्या बचा? जुलाई वाली। बस आप मेरा एटीट्यूड को ग्रास्प करो, आ नहीं सकता, आ नहीं सकता, मुझे आंसर नहीं पता, पर इतना पता है कि 15 अगस्त 1947 से आजादी मिल रही है, तो इस तरह से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। चलो आगे, 16वां देखो, प्री का है, यूपीएससी प्री का 2019 का 16वां क्वेश्चन, आसान है ये तो वैसे। ये क्वेश्चन पता कहां से मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी क्लास 12। हाँ जी हाँ जी, एब्सोल्युटली। पर देखो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, मैंने क्या बोला है, आप लोगों ने जिसने पॉलिटी पूरी पढ़ ली है, अगर सिर्फ पॉलिटी पढ़ी तो क्या इसका आंसर निकलेगा? नो सर। ये कहां दिया हुआ आपका? एनसीईआरटी का क्लास 12, और जब से 9th हमारी चल रही है, 11 12 एक 1.5 महीने में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग सारी अच्छी तरह सुन लिया करो, ठीक है। चलो ये भी हो गया सॉल्व हमारा, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर क्या पूछा गया आपसे, भैया डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी वो होती है कि हमारी लिबर्टी वहां तक होनी चाहिए जो हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी हानिकारक नहीं होनी चाहिए। कैसे? अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, टेक एन एग्जांपल, गाड़ी चला रहा हूं, क्या मैं गाड़ी 120 की स्पीड में चलाऊंगा चंडीगढ़ के अंदर? वो चंडीगढ़ के अंदर में 120 मेरे लिए भी नुकसान है और दूसरे के लिए भी नुकसान। ठीक है। तो इसीलिए हमने उतनी ही लिबर्टी हमें दी जाती है जिसमें हम अपना 100% इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिससे 100% मतलब होता है हमारी सेफ्टी, राइट। तो इसका आंसर क्या है आपका? ये वाला 16। आ जाओ अब 17 देखते हैं, यूपीएससी का ही है भाई, 2019 का। यानी कि ये आपका वही आ रहा है, स्केड्यूल किससे आ रहा है? अच्छा, 5th, और इसमें जरा एक चर्चा कर लेते हैं, चलो मुझे लगता है इसमें थोड़ी चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सा कभी आपसे पूछा जाएगा ना कि राष्ट्रपति और गवर्नर में, कभी आपने सुना होगा प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं और मैं गवर्नर की बात करूं, अरे यार एक सेकंड, प्रेसिडेंट की बात करूं और गवर्नर की बात करूं, तो आप देखेंगे असल में गवर्नर के पास ही डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होती है। यानी कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए, ज्यादा फ्री हमारा, यानी कि ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कौन कर पाता है? गवर्नर। अब ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, पर आपको एक केस में दिखाता हूं आपको, स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6 में, स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6। अब स्केड्यूल 6 को याद करने का तरीका क्या है, इसमें लिखना मेघालय, जिसको पसंद आई, मेघालय में मैं कहां गया? एटीएम में। कहां गया? एटीएम में।
तो मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। शेड्यूल 6 कितने को कवर करता है? 4 स्टेट को। 4 स्टेट्स को। और बाकी जितने भी इनके अलावा, शेड्यूल 6 नहीं होना चाहिए, इनके अलावा जितने भी स्टेट है हमारे, इनके अलावा जितने भी स्टेट है, वहां पर अगर कोई भी आपको आरक्षण देना है तो वहां पर कौन सा चलेगा, कौन से नियम चलेंगे? शेड्यूल 5 के। जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई शेड्यूल एरिया होगा तो उसको फैसिलिटीज कौन सी मिल रही होंगी? शेड्यूल 5 की। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर ज्यादातर किसी भी एरिया पे ज्यादा पावर किसको मिली है? प्रेसिडेंट, और यहां पर किसको मिली है? गवर्नर। तो ज्यादा पावरफुल यहां पर प्रेसिडेंट होता है और यहां पर ज्यादा पावरफुल कौन होता है? गवर्नर। और यहां पर आप देखोगे गवर्नर के पास काफी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कंपैरेटिवली प्रेसिडेंट। तो आज शेड्यूल 6 को जब आपने पढ़ाई होगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन क्लास है, एक्सपेंशन नहीं है, तो एक छोटा सा मैंने बता दिया है कि शेड्यूल 6 में ज्यादातर क्या है? गवर्नर, क्योंकि यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बहुत बात होती है, ऑटोनोमस बनाए जाते हैं ना यहाँ पर प्लेस। गॉट इट? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके 16 हो गया ना, 18 है हमारा, राइट? 18 को सॉल्व करिए जरा। अच्छा 18 को सॉल्व करने से पहले जरा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ इसको लिख लीजिएगा हो सके तो। देखो यहां पर बात की गई है लिबरल डेमोक्रेसी की, किसकी? लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है या एरिस्टोक्रेसी है, ये सब हमारे एक इंटरनेशनल लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। अब हमने क्या करना है, जैसे डेमोक्रेसी होती है, आपने डेमोक्रेसी की क्लास 9th की आप पढ़ी रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, चाइना की अपनी डेमोक्रेसी है ना, यूएसए की अपनी डेमोक्रेसी है और भारत की अपनी डेमोक्रेसी है। और इवेंचुअली हमें दिखता है कि डेमोक्रेसी में जो हमने 4 पैरामीटर पढ़े हैं, तो चारों कहां दिखाई देते हैं आपको? इंडिया, बिल्कुल फुल फॉर्म में। इसीलिए हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां मिलता है? भारत। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो वैसे ही लिबरल डेमोक्रेसी को हमें काम करेंगे, मैं अपने हमारे संविधान में इसको जोड़ के देखेंगे। तो आइए देखते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे पहला होता है कि फेडरेशन दिखाया जाता है, फेडरेशन होना चाहिए। तो फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन में क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है। यस सर। इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। तो फेडरेशन में सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, शेड्यूल 7 आर्टिकल 50, देखो लिख सकता हूं। वैसी फेडरेशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। क्या होती है? कौन सी? इंडिपेंडेंट। क्या मैं यहां पर डाल सकता हूं आर्टिकल 124 और 214 को? सुप्रीम कोर्ट। यस, क्योंकि 124 में क्या है हमारा? सुप्रीम कोर्ट। और 214 में क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। वैसे ही हम देखेंगे यहां पर एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। इसको आपके मीन्स में भी काम आ जाएगा, ये डेटा लिख लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अगर मैं देखूं 75 का क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे यहां पर होता है मल्टी। अच्छा ये एक चीज याद रखना कि जैसे आपका ना मल्टी पावर को यहां पर डाल देना, ये फेडरेशन में नहीं आता, ठीक है। मल्टी पावर को बाहर से लेना, लिबरल से, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये सारा आपका क्लास 11 12 का डेटा है, हाँ, एनसीईआरटी का। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में अब आपको पता है, एक जो ये पार्टी की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, पार्टी मतलब ज्यादातर ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात होती है, ठीक है, एक्टिविस्ट की बात होती है। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं तो आपको पता है आगे चल के पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार बनाती है, यानी कि सरकारी हो जाते हैं, ये सुनो। आज के समय में अगर मैं बोलूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र में शासन कर रही है ना। तो इस तरह से ये बीजेपी क्या है? पार्टी है, वैसी कांग्रेस होती है। इसी तरह हमारे वहां काफी मल्टीपल पार्टीज दिखती हैं, ये सुनो। तो इनको यानी कि सरकारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को रोका नहीं जा सकता। कहां लिखा है? ठीक है। और ऐसे ही लिबरल डेमोक्रेसी में एक सबसे, अरे यार एक सेकंड ना, ऐसे ही लिबरल डेमोक्रेसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स की गारंटी दी जाती है। क्या दी जाती है? इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं फंडामेंटल राइट्स है हमारे। ज्यादातर इस फंडामेंटल राइट्स में क्या रखे गए हैं? कौन से राइट्स रखे गए हैं? सिविल राइट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल के राइट,
अब मुझे बताइए, इंडिविजुअल का लाइफ है ना आर्टिकल 21, यस और नो? उसकी स्टेट उसे गिरफ्तार ना कर ले, इस तरह के कहा मिलते हैं 20 और 22 में, यस और नो? तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, वो इंडिविजुअल को टारगेट करते नहीं करते, यस और नो? यस सर। तो ये सारे के सारे आपको दिखाई देते हैं कहां? हमारे भारत में। और ये है आपका लिबरल डेमोक्रेसी के भी फीचर। लिबरल डेमोक्रेसी में आपका फेडरेशन भी आता है। तो फेडरेशन के कुछ पार्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, 1 2 3। फिर एक मल्टी पार्टी आती है लिबरल डेमोक्रेसी में, और एक क्या आती है सिविल राइट्स की, क्या होती है? गारंटी। जैसे आपको कभी आया ना शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए, व्हाट इज लिबरल डेमोक्रेसी, लिख पाएंगे? यस सर। सर एक बार इसका क्रक्स बता दोगे? हाँ, क्रक्स में बता तो रहा हूं। अगर ध्यान से देखेंगे क्रक्स ही तो है, क्रक्स में बता रहा हूं कि लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ऐसा होता है ये सब अपनी एक आइडियोलॉजीज होती हैं, डेमोक्रेसी के अपने अपने वर्जन होते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी में कुछ पैरामीटर्स रखे गए, है ये डेमोक्रेसी का पार्ट? क्योंकि जितने भी आपको ये मैंने नीचे लिखे हैं, क्या ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं? बताइए, क्या डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर होती है? क्या डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर होती है? नो सर। तो जब एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी तो डिवीजन ऑफ पावर होगा, और वहां पर जुडिशरी क्या होगी? इंडिपेंडेंट। वही तो चेक करती है स्टेट को, कि अगर स्टेट अगर ऑटोक्रेट बनेगा तो कौन उस पर डंडा करेगा? जुडिशरी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं होगी डेमोक्रेसी में? मल्टी पार्टी होगी नहीं होगी? होगी ना, सारा डेमोक्रेसी है। पर डेमोक्रेसी का ये वर्जन जो लिबरल डेमोक्रेसी कहलाता है, उसमें ये फीचर्स हैं। एक तो इसमें फेडरेशन के 3 फीचर डाल देना, और एक मल्टी पार्टी डाल देना, और यहां पर ये डाल देना कि सिविल राइट्स यहां पर गारंटीड होते हैं। सिविल राइट क्या होता है यहां पर? गारंटीड। अब आइए, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इतना हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी आपका एनसीईआरटी का डेटा है सारा का सारा। अब आपको इतना आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? जरा देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 2 3 दिए हैं आपको, देखिए। अब जितने भी मैंने आपको आर्टिकल बताए हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल हमने कहां से लिए हैं? संविधान से। तो संविधान किसको गाइड करती है? गवर्नमेंट को, यस और नो? आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 214, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, ये सब कहां लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको गाइड कर रही है? गवर्नमेंट को। तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। सर बी। एब्सोल्युटली। और गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज क्या आपको पार्ट 3 में दिखाई देती है? हाँ जी सर। गुड। सबका हो गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, ये भी आप ध्यान दो, ये सीएपीएफ एसीएस में पूछा गया, यूपीएससी कराता है इसे। तो सोच रहे हैं एनसीईआरटी को कितना पूछते हैं ये लोग। आ जाओ, 19 क्वेश्चन ना, 19 है ना हमारा, 19 को सॉल्व करिए। अच्छा, जरा 19 के बारे में भी थोड़ा डेटा ले लो ना, 19 का थोड़ा डेटा ले लेंगे हम, फिर डिस्कस करेंगे। 19 का थोड़ा डेटा लेंगे। और मैं भाग इसलिए रहा हूं क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेशन। तो इसलिए भाग रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर हम चर्चा करेंगे पॉलीआर्की की। किसकी? अब पॉलीआर्की जो है, ये टर्म को पहली बार किसने इस्तेमाल किया? वेरी फेमस मैन नोन एज रॉबर्ट हेल। कंक्लूजन।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। यस जी। सर। सर प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए जो ऑन होता है। कौन-सी? पीपल। हुँ, हुँ। लोगों का। ऑफिस वर्क। हाँ।
यस सर, एंगेजमेंट। प्रेसिडेंट को। हाँ जी सर। आज लोग। पार्लियामेंट। हाँ जी सर। यस सर। वन में। यस सर। लोगों का। पीपल्स। डिस्ट्रिक्ट। नौ सौ। 900। डिस्ट्रिक्ट हो जाए। सर मेरे को नहीं समझ में आया। अक्षता। बीच में। लोगों के पास। हम्म, लोगों का। लोगों के पास। नहीं। सर मतलब पॉलियार्की में राइट टू रन ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड होता है। स्टेट पे। हम्म, यस सर। 30। 30। नहीं। नहीं। ठीक। लोगों का। लोग। लोग। भारत।
polyarchy. Yes, sir. Yes. B. तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है? Yes, sir. A option. Option A, 1 and 2. Supreme Court. Madras. Yes. No, sir. Sir.